हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए जीके इंग्लिश रीजनिंग मैथ का रियल टाइप का फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस क्लास में और आप सभी का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो 4 फरवरी से पहले एक पेपर दीजिए। इससे आपको ये पता चले कि आपके पेपर में किस तरह से जीके इंग्लिश रीजनिंग मैथ और करंट अफेयर के सवाल पूछे जा सकते हैं। हूबहू वैसे ही प्रश्नों का पेपर आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। समय बहुत कम है, आज 10 जनवरी हो चुका है, 24 दिन बाद आपका पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को भी देखिए कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की है, आपको चारों सब्जेक्टों में कितना क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। यदि आपको इस तरह के रियल क्वेश्चन आपके पेपर मिल जाएगा तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। इस क्लास से कुछ ना कुछ तो कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एक ही शिफ्ट में। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा और खुद से सभी क्वेश्चनों का जवाब देने का भी प्रयास करिएगा। इससे आपकी तैयारी खुद मालूम होगी और आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए डेली क्लास एक सुबह 8:30 बजे लग रही है, शाम को 6 बजे लग रही है और एक रात 7:30 पर लग रही है। ठीक है, तो ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितने प्रतिशत की थी? 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 18.3% थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1956 में पारित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। डैश एक पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी होता है जो कि पानी में घुलनशील होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? अखम लक्ष्मी देवी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? एसएससी का ये फेवरेट सवाल होता है, खासकर एमटीएस और हवलदार एग्जाम का, क्योंकि एक ही शिफ्ट में लगभग 2 से 4 सवाल इसी टाइप के पूछ ले जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी सवाल आपके सामने आएंगे आप उसे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। जैसे ये सवाल है कि अखम लक्ष्मी देवी को उनके किस नृत्य में योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए उन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 का मेन सब्जेक्ट है, एक आपका जीके जीएस और करंट अफेयर है और एक इंग्लिश है। तो इसके लिए हमने आपके लिए पूरे 1000 क्वेश्चन तैयार किया है। आप सभी को अलग अलग टेस्ट मिलेगा, जैसे पूरे 20 टेस्ट आपको जीके जीएस करंट अफेयर का मिलेगा,
और इंग्लिश का पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे, यानी आपको एक टेस्ट ओपन करना है और हर एक टेस्ट में आपको पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू वैसे ही प्रश्नों का ये टेस्ट तैयार किया गया है एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए। तो ये टेस्ट आपको अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार जरूर देखना है, ये पूरे 40 टेस्ट को जरूर लगाना है। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपका तैयार भी हो जाएगा। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं इस टाइम, हूबहू वैसे ही प्रश्नों का ये पेपर आपका तैयार किया गया है, खासकर एमटीएस हवलदार एग्जाम को देखते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर में छपने वाला प्रश्न होगा इस टेस्ट में, और ये टेस्ट मात्र 50 रुपीज़ का होने वाला, ये बहुत कम दाम का है। तो आपको अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस टेस्ट को जरूर लगाना है, खुद से लगाना है। पहला टेस्ट ओपन करना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना है, उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। लास्ट में सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो जिनको चाहिए भाई इस नंबर पर मैसेज करें और एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ये टेस्ट आपको लेना चाहिए एक बार, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। चंद्रगिरी किला कहाँ स्थित है? यानी जो चंद्रगिरी किला ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी थी? बताएंगे आप लोग। तो ये स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश के संविधान से उधार लिया है? भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश के संविधान से उधार लिया है? तो यूनाइटेड किंगडम से उधार लिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं, यानी किस पीएच मान पर दांत जो है वो सड़ने लगते हैं? बताएंगे आप लोग। तो 5.5 पीएच मान पर जो दांत होते हैं ना वो सड़ने लगते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। लगातार हम आपके लिए 3-3 क्लास दे रहे हैं भाई, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर के लिए सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। वैसे तो आप जानते हैं लगातार हम लोग कम से कम लगातार 8 से 9 महीने पहले से एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को टारगेट करती हुए तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसका एग्जाम अब आपका 2026 में आ चुका है, तब पर भी अपनी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाला, जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, जैसे क्लास आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो यह किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो ऐसा कहने वाले महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1878 में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1932 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। रंजू मोनी सकैयानी वह नृत्य शैली जिसके लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो बताइए, जो रंजू मोनी है सकैया, इन्होंने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो सत्रिया नृत्य के लिए, ठीक है। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम होता है? तो कावेरी नदी का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रह्मोत्सव त्यौहार ऐतिहासिक रूप से
किस राज्य का मूल निवासी है? बताइए, जो ब्रह्मोत्सव त्यौहार है ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल निवासी है? तो ये आंध्र प्रदेश का मूल निवासी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? कुमुदनी लाखिया की सबसे जो प्रसिद्ध नृत्य शैली है वो कौन सी है? तो कथक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया? बताइए, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था? तो सोनल मानसिंह को किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट से मिलती है? बताइए, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील भाई, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, पंचधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पंचधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है पंचधारा जलप्रपात। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो इनमें से कौन सा मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है? शोर मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा और इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, नालको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो साथियों यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। देखिए, आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस, यानी आप सभी को एक सेंटेंस दिया है, इसमें से आप सभी को स्पेलिंग एरर को आइडेंटिफाई करना है। जब साथ ही हमने आपको बताया कोई सेंटेंस दे और आप सभी से स्पेलिंग एरर करने के लिए दिए, तो आपको तुरंत ऑप्शन में चले जाना है। जैसे देखिए, रेस्टोरेंट स्पेलिंग चेक करते रहिएगा, ठीक है। डाइवर्स ये ठीक है आपका, ऑप्शन भी ठीक है। रेंज, जो रेंज होता है, जो सीमा होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है? RANGE होता है। रेंज का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन देखिए इसमें ई दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा? स्पेलिंग एरर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए सेंटेंस में रेंज कहाँ लिखा है? तो रेंज देखिए यहाँ आपका यहाँ पर लिखा है, तो इसमें भी देखिए गलत दिया था। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रैगिल का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बताइए क्या होगा भाई? फ्रैगिल का मतलब क्या होता है? जो नाजुक होता है, जो बहुत कमजोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैगिल बोलते हैं। जो आसानी से मतलब कि टूट सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैगिल बोलते हैं, यानी कमजोर, नाजुक। तो इसका बेस्ट मीनिंग क्या होगा? जैसे फ्लोरिड का मतलब क्या होता है? जो बहुत सजावटी होता है। क्या? जो बहुत सजावटी टाइप का कुछ होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिड बोलते हैं। जूसी मतलब क्या होता है? जो रसदार होता है, ठीक है। और स्ट्रांग मतलब आप जानते हैं कि भाई, ये तो भाई फ्रैगिल का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। यदि आप सभी से पूछ दें कि बताइए कि फ्रैगिल का एंटोनिम क्या होगा, था यदि ऑप्शन में स्ट्रांग होगा तो आप इसे लॉक कर सकते हैं सही ऑप्शन के रूप में। और ब्रिटल का मतलब क्या होता है भाई? ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक होता है। ये आपका सिनोनिम्स है मेरे दोस्त,
एक प्रकार का सिनोनिम्स भी तो कह सकते हैं, समानार्थी शब्द भी तो कह सकते हैं। यानी फ्रैगिल का बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? नाजुक होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। लीसा वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हर प्रमोशन, सी वॉज वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। तो साथियों, आप सभी को केवल किसका अर्थ बताना है? वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। इसका मतलब क्या होगा? सॉल्व करिए। बहुत खुश होना और प्रसन्न होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑन द बॉल होगा। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है भाई? सतर्क होता है, सतर्क होता है या आप सक्रिय बोलते हैं। ऑन द अटैक मतलब क्या होता है? आक्रामक होना। आक्रामक होना जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें कोई प्लेयर बहुत अधिक रन बनाता है तो वो कैसा हो जाता है? एक आक्रामक रूप में हर एक बॉल को छक्का मारने लगता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑन द अटैक ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब कि बहुत खुशी, खुशी के सातवें आसमान पर। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अंडर द वेदर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? बीमार होना। बीमार होना मतलब अंडर द वेदर होगा। यानी वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड का मतलब क्या होगा? ऑन क्लाउड 9 होगा। यानी बहुत खुश होना, खुशी के मारे सातवें आसमान को छूना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनथ्रेलेड, इसका समानार्थी शब्द बताइए, इसका सिनोनिम्स बताइए, इसका पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भाई इनथ्रेलेड का मतलब क्या होता है? जो बहुत आकर्षित होता है। क्या? जो बहुत आकर्षित होता है या मंत्र मुग्ध हो जाना, उसको हम क्या बोल देंगे? इंथ्रेलेड बोलेंगे। अब यहाँ से जैसे जेडेड की हम बात करेंगे तो क्या होता है? उबा। जैसे हम किसी चीज को या किसी चीज को सुनकर उब जाते तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेड, यानी उबा हुआ बोल देंगे। एनॉयड का मतलब क्या होगा? जो चिढ़ा हुआ होता है, जो हर एक बात के लेकर चिढ़ जाए, उससे हम क्या बोलेंगे भाई? चिढ़ा हुआ। फैसिनेटेड, तो मेरे दोस्त इंथ्रेलेड का मतलब क्या हो जाएगा? फैसिनेटेड, यानी बहुत आकर्षित होना, आकर्षित होना या किसी चीज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? फैसिनेटेड बोलेंगे। भाई बोर तो होगा नहीं, बोर का मतलब क्या हो? उब चुका। यानी सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्रॉट टू लाइट, इसका मतलब बताएंगे आप? किसी बात को उजागर करना, किसी बात को उजागर करना या सामने लाना। भाई यदि आपके पेपर में इस मुहावरे का अर्थ दे, यदि पूछ दे कि ब्रॉट टू लाइट, इसका मतलब क्या कहेंगे? जैसे कोई बात होता है उसका उजागर कर दिए आप या सामने ला दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रॉट टू लाइट बोलेंगे। यानी जैसे टू सीम लाइकली, इसका मतलब कि संभावना होना, कुछ संभावना होना, तो ये होगा नहीं भाई। और टू बर्न मतलब जलाना होता है भाई, बर्न मतलब जलाना होता है। इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ का मतलब होता है जैसे कि मेरे दोस्त किसी के पक्ष में होना, पक्ष में होना। टू डिस्क्लोज, तो जैसे कि ब्रॉट टू लाइट हमने मतलब क्या बताया? किसी बात को उजागर करना या सामने लाना, तो यानी टू डिस्क्लोज हो जाएगा, यानी खुलासा करने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। देखिए, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी जटिल चीज की विस्तृत जांच। भाई किसी जटिल चीज की विस्तृत जांच को क्या बोलेंगे? जैसे आप किसी चीज के गहरा स्टडी कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एनालिसिस करते हैं। जैसे यदि आप इस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए टेस्ट दे रहे होंगे तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप गहरा एनालिसिस कर रहे हैं तो बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। तो उसी को बोलते हैं डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए डीम ऑफ डोजन, यानी अ डीम अ डोजन, इसका मतलब क्या होता है भाई? जो बहुत आम होता है, यानी कोई सामान्य चीज, कोई सामान्य चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? तो ध्यान रखिए, इस मुहावरे करते क्या होता है? अ डीम अ डोजन, यानी वेरी कॉमन हो जाएगा भाई।
यानी पहला ही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। वेरी रेयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। टू टेक रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना, किसी चीज का बदला लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू टेक रिवेंज। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल हालात में होना। तो भाई अडीम अडोजन का मतलब होता है ना कोई समान चीज, यानी सामान्य चीज, यानी वेरी कॉमन। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इलिसिट का सिनोनिम्स बताइए। इलिसिट का मतलब क्या होता है, जो भाई अवैध होता है। क्या होता है, अवैध, या तो भाई गैर कानूनी, या तो गैर कानूनी। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, इलीगल हो सकता है भाई, क्योंकि कोई इलीगल होता है यानी उसे हम अवैध ही बोलते हैं। उसके बाद इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जो आवश्यकता पूर्ण होता है। इन एसेंशियल का मतलब क्या होता है, इन एसेंशियल का मतलब होता है कि गैर जरूरी, कोई चीज गैर जरूरी है। ठीक है, इन एसेंशियल। इनॉगुरल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे उद्घाटन संबंधी क्या होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इनॉगुरल बोलते हैं भाई। तो इस सवाल का इलिसिट का जो सिनोनिम्स बनेगा वो आपका इलीगल बनेगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द आर्किटेक्चर। अब देखिए पहला ही आर्किटेक्चर, स्पेलिंग क्या होता है आर्किटेक्चर का, आप सभी को मालूम होगा, ARCHITCTURE होता है आर्किटेक्चर, यानी पहला ही आपका आर्किटेक्चर गलत है भाई। यानी देखिए सी गलत है, ये आपका सही आर्किटेक्चर। मार्वेलस का बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है भाई, इसको भी चेक करना आप सभी को। स्पेक्टेटर्स ये भी ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है, यानी सी ऑप्शन आर्किटेक्चर का स्पेलिंग गलत है भाई, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओडियस का समानार्थी शब्द बताइए, ओडियस का पर्यायवाची शब्द बताइए। ओडियस का मतलब क्या होता है, घृणास्पद होता है। क्या होता है, घृणास्पद होता है। ठीक है, और या तो जो नफरत करने योग्य होता है। अब प्लीजेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे आप सभी दोस्त, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है। प्लीजेंट की यदि हम बात करेंगे तो आपका एक होता है सुखद होता है। क्या होता है भाई, सुखद होता है। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, स्वीकार होता है। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार। रिपजनेंट का मतलब क्या होता है, तो इसके माने होता है आपका प्रतिकूल, विरुद्ध, घृणा होता है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। रिपगनेंट यानी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। तो इस सवाल का भाई ऑडियस का सिनोनिम्स क्या होगा, रिपगनेंट हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। एक निश्चित कुट भाषा में ट्रेन वाज लेट को CH PX ZT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। जर्नी बाय ट्रेन को FK ZT BU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में ट्रेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथियों आप सभी से सिंगल केवल ट्रेन का कोड पूछा है, सॉल्व करिए। सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, 1 मिनट का समय दे रहे हैं भाई, सॉल्व करिए। सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा बताइए, कौन सा ऑप्शन ठीक बन रहा है आप अनुसार भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, कम से कम 3 सवाल एक शिफ्ट में पूछेंगे। जैसे कोई सिंगल पूछता है, जैसे इसमें ट्रेन पूछा तो हम कॉमन चेक करेंगे। पहले ट्रेन को पहले हम लोग कॉमन बनाएंगे। देखिए ट्रेन इस पहले वाले में भी दिया है, जर्नी बाय ट्रेन दूसरे वाले में भी ट्रेन दिया, यानी दोनों में ट्रेन तो कॉमन है। इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में कोई ना कोई हमें भाई कॉमन मिलेगा अक्षर। देखिए पहला कोड है CH PX ZT, दूसरा FK ZT। देखिए भाई ZT और ZT दोनों में कॉमन है कि नहीं। जिस प्रकार ट्रेन कॉमन था उसी प्रकार इनके दोनों कोड में Z और T कॉमन थे, यानी ट्रेन का कोड क्या होगा, ZT हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। एक निश्चित कूट भाषा में गल्फ को 73 91 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फ्रांस को 24 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यफ के लिए कूट क्या है। इस बार यफ केवल एक अक्षर का कोड पूछा है, तो फिर से कॉमन चेक करिए। देखिए गल्फ में यफ है और फ्रांस में यफ है,
इसका मतलब कि यप यप तो कॉमन है, तो इसके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा हमें। देखिए कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, 3। देखिए पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में 3 है, यानी यप का कोड क्या होगा, 3 हो जाएगा भाई। यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अक्षरों का श्रृंखला दिया है, तो इसके बाद कौन सा आपका 3 अक्षर आएंगे भाई, सॉल्व करिए। हमने आपको बताया है जब इस तरह का अक्षरों का कोड दे तो आप सभी को पहले अक्षर का कोड बनाना है। जैसे आर का रिलेशन ओ से बनाना है, ओ का रिलेशन एल से बनाना, एल का रिलेशन आई से बनाना है, उसका तुरंत ऑप्शन चेक करना है। देखिए पहले आर को हम लिखेंगे, उसके बाद ओ को लिखेंगे, उसके बाद एल को लिखेंगे, उसके बाद आई को लिख देंगे। आर होता 18, ओ होता 15, एल होता 12, आई होता 9। 18 से 15 -3, 15 से 12 -3, 12 से 9 -3, यानी इसमें -3 हो रहा है, यानी 9 में से 3 को घटा देंगे 6। 6 पे कौन आता है, यफ आता है, यानी जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो यफ से मिलेगा। देखिए भाई पहला ही ऑप्शन केवल यफ से स्टार्ट हुआ है और कोई ऑप्शन शुरुआत नहीं है भाई यफ से, यानी यफ जे ई हमारा बिल्कुल 3 अक्षर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 97, 88, 85, 76, 73, क्वेश्चन मार्क 61। इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आएगा, सॉल्व करिए, हल करिए भाई। जैसे देखिए 97, 88, 85, 76, 73, इसके बाद वाली संख्या को बताना है। तो देखिए यदि हम 97 से 88 जाएं, माइनस हो रहा है यानी कम हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है, यहां से आप सभी का -9 हुआ है भाई। 88 से 85 यानी इसमें केवल -3 कर दिया है भाई। उसी प्रकार देखिए 85 से 76 यानी कितना कम हुआ है, इसमें फिर से माइनस आपका 9 हुआ है भाई। फिर उसके बाद देखिए 76 से 73 इसमें फिर से -3 हो गया भाई। यानी देखिए इसमें लॉजिक -9 -3 -9 -3, तो इसी प्रकार 73 में से -9 कर दी, कितना आएगा भाई, 13 में से 9 घटा 4 6, यानी 64 आ जाएगा। क्या 64 दिया ऑप्शन है, बिल्कुल दिया। देखिए बी ऑप्शन, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें लॉजिक क्या था, -9 -3 -9 -3 का, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 64 में से -3 करेंगे तो देखिए 61 दिया है प्रश्न में भाई, यानी हमारा बिल्कुल पैटर्न ठीक है। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा। 20 वस्तुओं का कास्ट प्राइस जिस पे आप खरीदते हैं, और ये 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी जो आप बेचते हैं जिस दाम पे, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो ये समान है, तो लेन देन का लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। बताइए दोस्त मेरे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का कास्ट प्राइस, ये 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो दोस्त मेरे देखिए ये बराबर है, तो इसको हम काट पीट कर सकते हैं। 5 चौका 20, 5 तेई 15, यानी 4 CP हो जाएगा इधर से 3 SP हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग CP बटे SP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4/3 के 3/4 भाई, 3/4 बेसिक है, ठीक है। यानी यहां से कोई सामान हम 3 का खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, यानी 1 का हमें लाभ होगा, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। अब 1/3 गुणे 100 कितना होता है भाई, आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% के बराबर होता है, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां तक किसी प्रकार को डाउट आप सभी को इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है और शेष 35 लड़कों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना होगा, सॉल्व करिए। बताइए एक कक्षा है उसमें 20 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है और शेष 35 लड़कों का औसत वजन 32 किलोग्राम, यानी टोटल कक्षा में कितने लड़के हो जाएंगे भाई, 20 लड़के इधर है 35 लड़के इधर, यानी टोटल भाई 55 लड़के हैं, है ना। देखिए एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है, यानी 20 गुणे 65 कितना हो जाएगा,
20 पंजे 100 का 0 10, 20 छक्का 120, 130 यानी 1300 ये हो जाएगा भाई। उसके बाद 35 लड़कों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, यानी 35 गुणे 32 किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका 2 पंजे 10 और 1100 समथिंग आपका 20 आएगा, 1120 आएगा भाई। अब इस टोटल जोड़ देंगे भाई, कितना आएगा? 2420 हो जाएगा। यानी इनके औसत वजनों का जो टोटल केजी में आ रहा है वो 2420 आ रहा है। अब हम औसत कैसे निकालते हैं? टोटल संख्या को पहले तो हम जोड़ लेते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं भाई? 55 है। अब 55 का भाग हमारे इस टोटल 2420 में करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? तो 2420 बटे 55, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो भाई ध्यान रखिएगा, 55 चौका यानी 44 केजी, यानी कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितने किलोग्राम के हैं? 44 किलोग्राम के, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? किस राशि में पर 40% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा? किस राशि पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में ₹240 का साधारण ब्याज? भाई आप सभी से साधारण ब्याज पूछ नहीं रहा है, इस बार प्रिंसिपल शायद पूछ रहा है। एसआई देकर, एसआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। 240 का साधारण ब्याज यानी एसआई आपका 240 दे रखा है, प्रिंसिपल पूछ दिया है, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है तो 4 रख दीजिए। टाइम आपका कितना दिया? 3 वर्ष, तो टी की जगह 3 रख दीजिए बटे में 100। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, 60 बार में इधर से, 3 एकम 3, 20 बार में ये चला जाएगा। भाई देखिए 4 का पहले भाग हमने 240 में कराया तो 60 आया, फिर 3 का भाग 60 में कराया तो 20 आ गया। तो इसी प्रकार 20 गुणा 100 करेंगे, कितना आएगा भाई? 20 से कम 20 यानी 2000 बराबर आ जाएगा। यानी भाई 240 का साधारण ब्याज कितना होगा? 200 आपका समथिंग 2000 आएगा। डी ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, यदि साथी आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। डाउट लेकर आप सभी को नहीं चलना है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 6 क्वेश्चन मार्क 7 10 8 11 सॉल्व करिए। देखिए 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 7 10 8 11। देखिए 7 से 10 हुआ यहाँ पे यानी +3 हुआ, 10 से 8 हो गया -2 हो गया, फिर 8 से 11 +3। लॉजिक देखिए भाई, पहले +3 फिर -2 +3, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ यही सेम पैटर्न लगा होगा। यानी यहाँ पे 7 कैसे आया होगा? यानी -2 से आया होगा भाई, -2 से आया होगा। यानी यहाँ पे यदि हम 9 को रख दे तभी तो साथ ही लॉजिक अप्लाई होगा। 9 में से हम -2 करेंगे तभी तो 7 बनेगा। फिर देखिए लॉजिक आपका मिल गया, -2 +3 -2 +3, यानी इस क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। WI 13 किसी निश्चित प्रकार से UW 16 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार SU 19 QS 22 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए OQ 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हल करिए, बताइए दोस्त मेरे। जैसे देखिए WY 13 किससे संबंधित है? UW 16 से संबंधित है। हमने आपको बताया है जब अक्षर और नंबर साथ में, सबसे पहले आप सभी को नंबर को हल करना है। देखिए 13 16 इसमें +3 हुआ। अब इनका कोड कर दिए जितना अक्षर है। W होता 23, U होता 21, Y होता 25, W होता 23। देखिए 23 से 21 -2 कर दिया, 25 से 23 -2 कर दिया। यानी अक्षर में तो भाई -2 हुआ है, लेकिन नंबर में आपका +3 हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जैसे SU 19 का रिलेशन QS 22 से दिया है, 19 से 22 +3 दिया है। यस होता 19, U होता 21, Q होता 17, यस होता 19। देखिए -2 इसमें हुआ है, -2 इसमें हुआ है, यानी अक्षर में -2, नंबर में +3। देखिए अब OQ 17, नंबर में 3 जोड़ दीजिए 20 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 20 में आएगा। और अक्षर में -2 कर दीजिए। O होता 15, Q होता 17,
15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 पर कौन अच्छा रहता है, एम आता है। 17 में से 2 घटाएंगे 15, 15 पर कौन आता है, ओ आता है, यानी MO20, MO20 सी ऑप्शन। यानी OQ17 का रिलेशन किससे होगा, MO20 से होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 61 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पौंड को 59 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ब्लू को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, बताइए दोस्त। ये जो सवाल हल कर दिया भाई, समझ जाएंगे, उसकी तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल की चल रही है। इस सवाल का राइट आंसर आप सभी को देना है, बताइए। देखते भाई कौन कौन इस सवाल का राइट आंसर बिल्कुल परफेक्टली देता है। सवालों को हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए। जैसे TIME टाइम का कोड 61 किया है ना। T होता है 20, I होता 9, M होता 13, E होता 5। इसको तो पहले हम जोड़ लेते हैं। 20 9 29, 29 13 42 और 5 47, 47 होगा, ठीक। अब 47 से 61 हमें बनाना पड़ेगा, यानी 47 में यदि हम 14 जोड़ दें तो भाई 61 बन सकता है। क्यों भाई, हो सकता है। यदि साथी हम एक और लॉजिक अप्लाई करें तो यदि हर एक अक्षर का कोड करके उल्टा करके उनका कोड करके जोड़े तो देखेंगे क्या 61 आता है। चलिए चेक करते। जैसे टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है, GT रोड। और आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। और एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। और ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। अब जो हमने टाइम का अपोजिट किया है तो इनका अपोजिट करने का अक्षर को कोड करेंगे। देखिए जी होता है आपका 7, आर होता है 18, एन होता है 14, भी होता है 22। इसको जोड़िए, देखिए हो सकता है कि 61 आ जाए भाई इनके अपोजिट का। 7 18 25, ठीक। 25 14 आपका 39, 39 22 देखिए 61 होता है। यानी इसमें लॉजिक जानते क्या लगे भाई, हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद उनका जोड़ लिखा है भाई। उसी प्रकार देखिए पौंड जैसे 59 है ना, POND। अब देखिए पी का उल्टा क्या होता है, आप सभी को तुरंत मालूम होना चाहिए। पी का उल्टा होता है के। अब ओ का उल्टा क्या होता है भाई, एल होता है, तुरंत आना चाहिए। एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। अब इनका कोड करिए। के होता है 11, एल होता है 12, एम होता है 13, डब्ल्यू होता है 23। इसको जोड़िए, देखिए आपका 59 आएगा, हो सकता है। तो 11 12 कितना होगा भाई, 23, 23 23 46, 46 13 59 आ गया कि नहीं भाई। तो इसी प्रकार ब्लू जो दिया ना, इनका अपोजिट करने के बाद हमें उनका कोड करके उनको जोड़ना पड़ेगा। ब्लू है, बी का अपोजिट क्या होता है भाई, वाई होता है। एल का अपोजिट क्या होता है भाई, ओ होता है। यू का अपोजिट क्या होता है भाई, एफ होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। इन चारों अक्षर का कोड करिए। वाई होता है 25, ओ होता है 15, एफ होता है 6, भी होता है 22। जोड़िए 25 15 आपका 40 होता है। 40 6 46, 46 और 22 68 होगा भाई। यानी हमारा ब्लू का कोड कितना होगा, 68। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मैच कर रहे हैं। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 50 को। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या होगा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1860 से संबंधित है। ठीक उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 42 जो है ना वो 140 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 33 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉल्व करिए भाई। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बन रहे हैं आपके अनुसार, सभी बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर। तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। बहुत आसान सवाल है भाई, थोड़ा सा दिमाग खोल करके देखिए, प्रश्न में ही आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए। तो भाई कल हम इसी क्वेश्चन से रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। कल के आज शाम को 7:30 बजे इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत कर सकते हैं। अपना आंसर आप लोग मिलाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। 7 लोग हैं ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी 7 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज है, इसका केंद्र बीच में है। 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लोग को बैठाते चलेंगे। C जो है वो B के ठीक दाएं बैठा है, B के ठीक दाएं C बैठा है। यानी B को यहां बैठा लें तो C को यहां बैठा देंगे। अब B के ठीक दाएं मतलब B का राइट साइड में। अब आप जानते हैं ना, यदि आप यहां बैठे हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल केंद्र की ओर, तो आपका राइट हैंड इधर ही होगा,
लेफ्ट हैंड इधर ही होगा, राइट मतलब दायां होता है और लेफ्ट मतलब बायां होता है। अब तो क्लियर हो चुका होगा। तो उसी प्रकार जिसको आप बैठाइएगा उसी का आपको राइट और लेफ्ट देखना है। जैसे हमने बी को बैठाया तो बी का राइट साइड सी हो जाएगा। सवाल बोला है ना कि सी जो है वो बी के ठीक दाएं बैठा है, यानी बी के ठीक दाएं बैठा है सी। दूसरा लाइन पढ़िए, ई जो है वो बी के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी बी तो ऑलरेडी यहां बैठा है भाई, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर ई बैठा है। बी ऑलरेडी यहां बैठा है, बी के बाएं से तीसरे स्थान पे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, यानी यहां पे तीसरा बैठेगा भाई, ई बैठेगा, तो ई को यहां बैठा देंगे। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। ई और एफ का निकटतम पड़ोसी डी है। ई ऑलरेडी यहां बैठा है, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी डी है, यानी भाई यदि हम मान के चलिए कि एफ को यहां कर दे तो और डी को यहां कर दे तो तभी तो डी बीच में आना चाहिए भाई, क्योंकि ई और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी डी होना चाहिए। जब डी बीच में आएगा तभी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी बनेगा। ये भी लाइन क्लियर है भाई। उसका देखिए, ए जो है ना वो सी के ठीक दाएं बैठा है, ए के सी के ठीक दाएं ए बैठा है, यानी ए को यहां बैठा दीजिए भाई, है ना। देखिए सी के जस्ट राइट साइड में ए बैठा है, सवाल जो बोला है। अब अभी एक व्यक्ति नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा है, ए बी जी नहीं बैठा है, तो जी को यहां बैठा दीजिए। कंप्लीट हो गया। अब सवाल देखिए, बी के सापेक्ष में जी का स्थान क्या होगा, बी के सापेक्ष में जी का स्थान क्या होगा भाई। अब हमें तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, बी के बाएं से चौथे स्थान पे है। सवाल देखिए, दाएं से तीसरे स्थान दिया है तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बी के सापेक्ष में जी का स्थान क्या होगा, क्योंकि भाई देखिए सवाल दिया ना, बी के दाएं से तीसरे स्थान पे जी बैठा है कि नहीं। पहले स्थान पे तो दाएं साइड बी के तो सी बैठा है, दूसरे के पे ए बैठा है, तीसरे के पे जी बैठा है, तो जी का पूछा है तो बी के सापेक्ष में दाएं से तीसरे स्थान पे जी बैठा है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल दिया, जैसे सभी बार क्लब है, कुछ बार जिम है। तो साथ ही यदि कथन और निष्कर्ष वाला सवाल दे तो सबसे पहले आपको कथन बना लेना है। यदि आपने कथन बना लिया ना तो समझिए आपका 99% सवाल हल हो जाएगा। देखिए सभी बार क्लब है, यानी जो सभी बार है, बार को बी से हम लिख रहे हैं, सभी बार क्लब है, क्लब को हम सी से लिखेंगे। कुछ बार जिम है, यानी ये जो कुछ बार है ना वो आपका जिम है। तो भाई हमारा कथन तो बनकर तैयार है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है, क्या कुछ क्लब जिम है, क्या कुछ क्लब जिम है, आपके अनुसार बताइए। बिल्कुल है भाई, क्योंकि कुछ क्लब देखिए क्या है भाई, जिम तो है, यानी पहला ये निष्कर्ष हमारा ठीक लग रहा है। दूसरा का निष्कर्ष पढ़िए, कुछ जिम बार नहीं है, क्या कुछ जिम बार नहीं है भाई, क्योंकि सवाल बोला है कि कुछ बार जिम है, यानी दूसरा निष्कर्ष भाई फॉलो नहीं कर रहा है, यानी अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 3 नंबर देखिए दिए रखा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी 3 नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। इंटू का रिलेशन 2684 दिया है, ओपन का रिलेशन 3567 दिया है, ओ का रिलेशन क्या होगा। देखिए ओ आपका इसमें भी है, ओ इसमें है, ओ आपका कॉमन मिल गया, तो इनके दोनों कोड में देखिए कोई ना कोई नंबर कॉमन आपको दिखाई देगा। कौन सा नंबर कॉमन है भाई, 6 देखिए, पहले वाले में है भी और दूसरे वाले में 6, यानी ओ का कोड क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथियों यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है इसी समीकरण में, उसके बाद बॉडमस नियम लगाना है। चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 2 भाग है तो गुणा में बदल दीजिए 8, माइनस है तो प्लस में रख दीजिए 25, 25 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में रख दीजिए 5, प्लस है तो माइनस में रख दीजिए। ठीक, समीकरण तैयार है। देखिए 8 दूना 16, इधर से 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार में, -9, 16 5 21, 21 में से 9 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 दिया है पहला ऑप्शन, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए बताइए। जैसे
अक्षरों का श्रृंखला दिया है। हमने आपको बताया जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को पहले अक्षर का कोड करना है, उसके बाद ऑप्शन चेक करना है, ई का रिलेशन जी बनाना है, जी से आई बनाना है, आई से के, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा। देखिए ई जी आई के, इन चारों अक्षर का कोड करिए। ई होता है 5, जी होता है 7, आई होता है 9, के होता है 11। भाई +2 हो रहा है, देखिए 5 से 7 +2, 7 से 9 +2, 9 से 11 +2। तो उसी प्रकार 11 में 2 को जोड़ देंगे 13, 13 पर कौन होता है, एम होता है, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो यम से मिलेगा। यम से कौन सा ऑप्शन है, एक पहला ऑप्शन है और एक तीसरा ऑप्शन है। अब देखिए भाई इसमें यम डब्ल्यू दिया है और इसमें भी यम डब्ल्यू दिया है, दोनों में यम डब्ल्यू कॉमन है, तो हम डायरेक्ट तीसरे अक्षर का रिलेशन निकालते हैं, या तो डब्ल्यू आ जाएगा या तो एक्स आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जी का रिलेशन के बनाइए, के का रिलेशन ओ बनाइए, ओ का रिलेशन यस बनाइए। जी के ओ और यस, जी होता 7, के होता 11, ओ होता 15, यस होता 19। 7 से 11 +4, 11 से 15 +4, 15 से 19 +4। तो इसी प्रकार 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन आता है, डब्ल्यू। देखिए किस ऑप्शन में डब्ल्यू है, एम वाले में, तो पहले ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल किस राज्य ने किया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो हरियाणा राज्य बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 57। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत 105वें नंबर पे था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश था। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश बना था, तो अमेरिका देश बना था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था। जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील देश में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह गांधीनगर में किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। तो साथियों ये आपका पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लगातार हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हम आपके लिए एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको डेली क्लास करना है। तो साथियों यहाँ से किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो वही बताइएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का हम सलूशन देंगे। तो इसके बाद आपका 2 क्लास और आएगा, तो इसलिए हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करके रखा कीजिए, जैसे क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।